कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए आज हम +1 कॉमर्स में अकाउंटेंसी विषय में चैप्टर 2 यानी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आधारभूत लेखांकन शब्द करने जा रहे हैं। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 7 रोड खुर्द हिसार, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। प्यारे बच्चों, शब्द क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती है या शब्दावली भी कह देते हैं इसको। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, वहां की एक विशेष शब्दावली होती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ वहां कुछ और दूसरी जगह कुछ हो सकता है, तो उसे उसकी शब्दावली कहते हैं। क्योंकि हमने अभी आपका कॉमर्स से वेलकम किया, स्वागत किया है, तो इसका मतलब है अभी आप इन चीजों से वाकिफ नहीं है। तो आइए हम आपको एक एक शब्दावली के जो शब्द हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला है इकाई, एंटिटी। ये एंटिटी क्या होता है, किसे कहते हैं हम एंटिटी? देखिए, इकाई या व्यवसायिक इकाई, इकाई अथवा व्यवसाय या बिजनेस इकाई, बिजनेस एंटिटी से मतलब है, तात्पर्य है एक ऐसी इकाई से है। किस इकाई से है? जिसकी स्थापना वस्तु विक्रय करके, वस्तु बेचकर अथवा अथवा सेवाएं प्रदान करके या सेवाएं देकर, सर्विसेज देकर लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से की गई है। क्या अर्थ निकला? आप लोगों को या तो माल बेचोगे, भी व्यापार करोगे तो माल बेचोगे, लेकिन ऐसे भी व्यापार है जिनमें माल नहीं बेचा जाता। जैसे कि वकील, वकील क्या करता है, आपको क्या बेचता है? अपनी सेवाएं तो देता है। इसी तरह से जैसे टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक कंपनी तो आपको ये मोबाइल सेट, टेलीफोन वगैरह देती है, वो तो दूसरी कंपनी, और एक कंपनी जो सेवाएं दे रही है, जिसके आप वो लेते हैं, कनेक्शन लेते हैं, वो आपको क्या चीज देती है? सेवाएं तो देती है ना। इसी तरह से तो ये जो है बेटे, कि चाहे जो भी, चाहे इकाई हो, व्यवसायिक इकाई हो, जो हमने क्यों बनाई? लाभ अर्जित करने के लिए। कैसे करोगे लाभ अर्जित? या तो उनको वस्तु विक्रय करोगे, या उन्हें वस्तु सेवाएं, या तो लोगों को सेवाएं दोगे। तो इस मकसद से जो भी संस्था आपने बनाई है, जो इकाई बनाई है, उसे हम इकाई कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। दूसरा हमारा जो शब्द है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन जो शब्द है, लेन देन, लेन देन बहुत बार यूज होगा, बल्कि लगभग यूज होगा। चलिए समझते हैं लेन देन क्या होता है। पहले हम लेन देन समझे। लेन देन, कोई चीज हम लेते हैं, कोई देते हैं, ऐसा ही होता है। अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, अगर आप उससे कोई वस्तु खरीदते हो, तो आप उसे पैसे भी तो देते हो, और आज नहीं देते तो बाद में दोगे, है कि नहीं? तो लेन देन है। तो कहता है व्यवसायिक लेन देन क्या होता है? देखिए, व्यवसाय में आने वाले प्रत्येक वित्तीय परिवर्तन के कारण को व्यवसायिक लेन देन कहते हैं। जो व्यवसाय में आने वाला प्रत्येक वित्तीय परिवर्तन, जो वित्तीय परिवर्तन, जो पैसे से संबंधित परिवर्तन है, मुद्रा से संबंधित चेंज है, कोई भी चेंज आ रहा है बिजनेस में, आने वाले प्रत्येक वित्तीय परिवर्तन, कोई भी बिजनेस में चेंज आ रहा है, उसके कारण को, क्यों आया वो, किस वजह से आया, को व्यवसायिक लेन देन कहते हैं। और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, अर्थात जब भी कोई व्यवसायिक लेन देन होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप कुछ संपत्तियों, दायित्वों अथवा पूंजी में परिवर्तन हो जाता है। कुछ भी वित्तीय लेन देन होगा, व्यवसायिक लेन देन होगा, तो इसके परिणाम स्वरूप इससे क्या नतीजा निकलेगा? कुछ संपत्तियों, या तो कोई संपत्ति, जिसको हम आगे भी समझाने जा रहा हूं थोड़ी देर में, एसेट्स। थोड़ी देर के लिए आप वेट कर लीजिए, अभी आपको संपत्ति समझ में ना आए, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसके बाद इन्हीं का नंबर आएगा कुछ देर बाद। संपत्ति, दायित्व, लायबिलिटीज, लायबिलिटी अथवा पूंजी, कैपिटल।
इन सब को हम एक एक करके थोड़ी देर में समझाने वाले हैं। अगर अभी समझ में ना भी आए तो थोड़ा सा इंतजार तो किया जा सकता है ना, थोड़ा सा। तो संपत्तियों में, चाहे दायित्वों में और चाहे पूंजी में परिवर्तन हो, आपका इनमें से किसी न किसी में बदलाव आए। ये है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। समझ में आई बात? देखिए बेटा, लेन देन बहुत से हो सकते हैं, लेकिन उसमें से वित्तीय प्रकृति का लेन देन, जिसमें मुद्रा का लेन देन हो, मुद्रा के, चाहे डायरेक्ट मुद्रा में हो, चाहे उसको मुद्रा में मापा जा सकता हो, उन्हीं लेन देनों की बात कर रहा हूं जो मुद्रा में मापे जा सकते हैं। उन लेन देनों से या तो व्यवसाय की संपत्ति में बदलाव आ जाएगा, आपकी संपत्ति बढ़ जाएंगी या संपत्ति घट जाएंगी, या आपके दायित्व बढ़ जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, यानी जैसे कर्ज बढ़ जाना या कर्ज का कम हो जाना। और इसी तरह से आपकी खुद की पूंजी बढ़ सकती है या आपकी पूंजी घट सकती है। तो इनमें से कहीं ना कहीं चेंज आएगा। ये है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर है? अब करते हैं व्यावसायिक लेन देन की विशेषता। ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन पड़ी, इसकी खास बात क्या है? क्या है विशेषता इसमें? इसमें विशेषता है बच्चों, इसमें व्यवसाय की आर्थिक क्रिया सम्मिलित होती है। यानी आर्थिक क्रिया, आर्थिक माने धन से संबंधित, ऐसी क्रिया जो पैसे से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, वो क्रिया शामिल है। जिसमें धन का आना जाना नहीं है, वो क्रिया इसमें लेते ही नहीं है। दूसरा, इससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन आता है। अब ये बताया ना, या तो संपत्ति बदलेंगी या दायित्व या पूंजी में परिवर्तन आएगा। तो इससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसमें चेंज आता है, कहीं ना कहीं चेंज आएगा। ऐसा परिवर्तन मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। जो चेंज आएगा उसको मुद्रा में परिवर्तन व्यक्त किया जा सके। अगर किसी चीज को मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते तो वो हमारे इसका हिस्सा ही नहीं है। आपकी कंपनी में एक बहुत अच्छे मैनेजर है और अब वो रिटायर हो रहे हैं, तो बताइए उसका असर पड़ेगा कि नहीं? बहुत पड़ेगा। लेकिन कितने रुपए का पड़ेगा ये काउंट नहीं कर सकते। इसलिए आ गया ना यहाँ पर कि ऐसा परिवर्तन मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, उसी को लेन देन में लेंगे। और अगला है लेन देनों को बाह्य, जिसको एक्सटर्नल कहेंगे, और आंतरिक, इंटरनल कहेंगे। दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जो ये लेन देन है, या तो बाह्य लेन देन होगा या आंतरिक होगा। ये बाह्य क्या होता है? बाह्य का मतलब होता है जब दो स्वतंत्र इकाइयां, अभी इकाई पड़ी थी ना, तो दो इकाई आपस में जब कोई लेन देन करती है, वो भी आर्थिक रूप में। देखिए, बाह्य लेन देन क्या है? दो अथवा दो से अधिक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाइयों के मध्य हुई आर्थिक क्रिया। दो इकाइयों के बीच में, 3, 4, 5, कितने के बीच में? कम से कम दो, इससे ज्यादा कितने, उनके बीच में जो लेन देन होता है, लेकिन होना चाहिए वह आर्थिक, उसको हम बाह्य लेन देन कहेंगे, एक्सटर्नल कहेंगे। जैसे कि एक कंपनी ने बी कंपनी को माल बेच दिया, तो देखो दोनों कंपनी स्वतंत्र हैं, आपस में ये तो है नहीं एक से लिंक है, और वो आपस में एक बेच रही है एक खरीद रही है, तो इनको हम बाह्य लेन देन कहते हैं। क्लियर हुआ? और अगला है आंतरिक लेन देन, इंटरनल ट्रांजैक्शन। एक ही व्यावसायिक इकाई के अंतर्गत होने वाला आर्थिक लेन देन। जब एक ही इकाई, एंटिटी के अंदर चेंज हो। अब आप कहोगे जी ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए बच्चों, जब हम शुरू में 1 करोड़ की मशीन खरीद के लाते हैं और मान के चलते हैं कि उसका जीवन 10 साल है, 10 साल के बाद वो मशीन खत्म हो जाएगी, तो बच्चे जो 1 करोड़ रुपए है उसको 10 साल में बांट दो, 10 साल में खत्म करो उसको, बजाय 1 साल में। वो संपत्ति हर साल घटती रहेगी 10 साल तक। तो ये जो इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, ह्रास, तो ये कहने का मतलब है ये आंतरिक लेन देन हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इकाई और व्यावसायिक लेन देन समझा। अब तीसरा पॉइंट है इवेंट्स, घटना। क्या होता है घटना? घटना
किसी लेन देन का निष्कर्ष या परिणाम होता है। कोई भी लेन देन किया, माल खरीदा, माल बेचा, कुछ भी किया, उसका परिणाम जो निकलेगा, निष्कर्ष जो निकलेगा, उसको घटना कहते हैं। मान लो मालिक 1,00,000 रुपए पूंजी लाया, ये एक ट्रांजैक्शन है। देखिए, घटना किसी लेन देन, ये लेन देन जो है पहले ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन की बदौलत जो उसका परिणाम या निष्कर्ष निकलेगा उसको घटना कहते हैं। 1,00,000 रुपए लाया तो इससे आपकी कैपिटल 1,00,000 होगी, पूंजी 1,00,000 होगी। फिर आपने इसमें से 50,000 का माल खरीद लिया तो आपका कैश कम हो गया, ये घटना हो गई, है ना। कैश कम हुआ कि नहीं, पहले 1,00,000 था, अब 50 रह गया। और दूसरी तरफ आपके पास 50,000 का माल आ गया। मान लेता हूं मैंने आपका 50,000 का माल, सारा का सारा माल आपने 60,000 में बेच दिया। भाई महंगाई तो बेचोगे ना, तो इसकी वजह से आपके पास पैसा कितना आएगा, वापस 60 आ जाएगा। गया 50 था, आया 60, तो 10,000 का कैश भी बढ़ जाएगा। तो देखिए घटना, यानी जहां पहले 1,00,000 था, फिर 50,000 रह गया था, फिर पूरा 60 और बढ़ के 1,10,000 हो गया, ये घटना है। और दूसरी तरफ जब आपका 10,000 महंगा माल बेचा है तो आपको लाभ भी तो हुआ 10,000 का। उस लाभ की वजह से आपकी पूंजी बढ़ गई, आपने जो पैसा लगाया था ये आपका पैसा बढ़ गया है, तो इनको घटना कहते हैं। क्लियर है। तो किसी लेन देन की वजह से उसका जो परिणाम या निष्कर्ष निकले उसको घटना कहते हैं। अगला पॉइंट है अकाउंट, खाता। बहुत सिंपल है। क्या है खाता? एक व्यक्ति या एक वस्तु का सारा जो भी लेन देन हुआ है एक निश्चित समय के दौरान, जैसे कि हम 1 वर्ष कह देते हैं, तो सबको एक जगह लिखना है, ये खाता है। शुरू में हम जर्नल में लिखते हैं एंट्रीज को। आपको याद है जर्नल बताया था ना, एक साइकिल चक्र बताया था, अकाउंटिंग साइकिल। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती थी, ट्रांजैक्शन के बाद या तो लेजर में जाता था या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में जाता था। 7-8 बुक्स थी। याद आया कि नहीं? नहीं आया तो आप पीछे के लेक्चर देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि जो अकाउंटिंग साइकिल में बता रहे हैं हम कि पहले उसको जर्नल में लिखते हैं। जर्नल में तो जल्दी जल्दी लिखा जाता है, राम सिंह को बेचा यहीं पे, मोहन सिंह को बेचा यहीं पे, किसी से पैसे आए यहीं पे, गए यहीं पे, सब यहीं लिख दिया। बाद में उनको अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। राम सिंह से संबंधित सारी एंट्री एक राम सिंह के खाते में, मोहन सिंह से संबंधित सारी मोहन में, कैश से संबंधित सारी कैश में। इसी को खाता कहते हैं। तो सो सिंपल, एन अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्ड। ये लेजर रिकॉर्ड है, खाता बही का रिकॉर्ड है, इन ए समराइज्ड फॉर्म, एक समराइज्ड फॉर्म में, ऑफ ऑल दी ट्रांजेक्शंस, सभी लेन देनों का, दैट हैव टेकन प्लेस, जो घटनाएं हुई हैं, जो हुए हैं, विद द पर्टिकुलर पर्सन, या तो किसी व्यक्ति विशेष से हुए हैं या थिंग्स स्पेसिफाइड, विशेष वस्तु से संबंधित है। तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के ही हिसाब किताब एक जगह, जैसे मैंने बताया कैश, कैश कोई व्यक्ति है नहीं, तो कैश की सारी एंट्री एक जगह। हाँ ये बात अलग है, आने का एक तरफ और जाने का दूसरी तरफ, लेकिन लिखा तो एक ही जगह। मशीन का अलग एक जगह, गुड्स जो उसको माल कहते हैं, यानी उसका स्टॉक कहेंगे आगे चल के, तो गुड्स जो है माल है, उस माल के अलग, खरीदने का अलग, बेचने का अलग, इस तरीके से ये खाता होता है। ठीक है, यानी एक खाता, ये जो परिभाषा थी ये कार्टर की थी, और अब आगे इसका मतलब क्या निकला, एक खाता किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष मद से संबंधित सभी लेन देनों का खाता है। सभी एक से संबंधित, मिक्स नहीं करना, ताकि अलग अलग हिसाब किताब निकल पाए। अब हम चलते हैं 5th पॉइंट, पूंजी पर, कैपिटल। बच्चों आपने 10th क्लास तक ज्योग्राफी के टीचर से सुना होगा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो क्या दिमाग में था, ओहो सर तो राजधानी पूछ रहे हैं, नई दिल्ली की बात कर रहे हैं। जब आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का पीरियड आता था और इंग्लिश के टीचर कहते थे बेटा राइट दिस इन कैपिटल लेटर्स, इन कैपिटल, तो क्या दिमाग में आता था, तब राजधानी याद आता था? नहीं,
तब आपको याद आता था वो जो बड़े अक्षर लिखने होते हैं, कैपिटल वर्ड्स और स्मॉल वर्ड्स होते हैं ना, तो कैपिटल वर्ड्स। आइए, आज आपके साथ एक अकाउंट्स के टीचर भी जुड़ चुके हैं, कॉमर्स के, तो वो पढ़ा रहे हैं कि कैपिटल का मतलब हम जो समझते हैं, हम कहते हैं पूंजी। क्या कहते हैं? पूंजी। और पूंजी होती क्या है? जो बिजनेस में मालिक होते हैं वो एक भी हो सकता है और कई भी हो सकते हैं। मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, क्यों? ताकि वो लाभ कमा सके। तो लाभ अर्जन के उद्देश्य से मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। देखिए क्या लिखा है, व्यवसाय के स्वामी द्वारा लाभ अर्जन के उद्देश्य से व्यवसाय में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। गौर करने की चीज है, मालिक लगाएगा। अगर मालिक ने बिजनेस के लिए किसी से उधार लिया है तो वो उसे पूंजी नहीं कहते। बिजनेस में अगर बिजनेस के लिए उधार लिया गया उसे पूंजी नहीं कहते। तो ये मालिक द्वारा लगाया गया और वो भी लाभ अर्जन के उद्देश्य से, व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए लगाया धन। अब यहाँ पे मैंने धन शब्द का प्रयोग किया, मैंने पैसे का प्रयोग नहीं किया, राशि का प्रयोग नहीं करा। धन एक बड़ा शब्द है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति एक बिजनेस खोलने जा रहा है और वो घर से 2 लाख रुपए लगाता है, तो 2 लाख रुपए कैपिटल हो गई, ठीक है। फिर उसने कहा मेरे घर में कुछ चेयर और टेबल पड़ी हैं, तो जब कस्टमर आएंगे तो उनको बैठाने के लिए चाहिए, या तो मैं जो पैसे लेके गया उससे जाके खरीदूं, और या मेरे घर पड़ा ही है तो क्यों नहीं मैं इनको ही ले जाऊं। तो इन चेयर और टेबल को पहले वो मुद्रा में काउंट कर लेगा, पैसे में काउंट कर लेगा कि ये इतने 1000 रुपए की है, और फिर उसको भी जो 2 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी ना, 2 लाख मान लेते हैं 10,000 का, तो प्लस 10,000 और हो जाएगा, तो उसकी कैपिटल 2,10,000। तो ये है। अब सुनिए, मान लेते हैं कि उसने सीमेंट का व्यापार करना है और अभी अभी उसने घर का मकान बनाया था और उसमें कुछ सीमेंट के कट्टे बच गए, और आप जानते ही है सीमेंट तो कुछ दिन में टाइट हो जाती है, हवा लगने से, पानी लगने से। उसने कहा क्यों नहीं इसको भी मैं दुकान में ही भेज दूं। तो इस बार वो माल ले आया, तो भी ये धन है। तो मालिक द्वारा व्यवसाय में लाभ अर्जन के उद्देश्य से व्यवसाय में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट है पूंजी। अब आगे हम ड्राइंग्स पर। एक गौर करना, ड्राइंग तो आपने सुना हुआ है, सुना है ना ड्राइंग, भाई इसकी ड्राइंग बनाओ, और ड्राइंग टीचर भी तो होते हैं। यहाँ पे एस लगाने से मतलब ही बदल गया। ड्राइंग में एस लगाने से ड्राइंग्स हो गया। ड्राइंग्स का मतलब हिंदी में हम जो बोलते हैं, हम कहते हैं, हमारी टर्मिनोलॉजी चल रही है आहरण। क्या कहते हैं हम? आहरण। ड्राइंग्स, ड्राइंग से आती है। देखिए बच्चे, मालिक ने घर से पैसा बिजनेस में लगा दिया, ओके। अब बीच बीच में मालिक को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, भाई उसने अपने बच्चों की फीस देनी है, राशन पानी है, कोई मेहमान आता है उसकी मेहमान नवाजी करनी है, और कोई उसके पास साधन नहीं है कमाई का, तो बताओ वो पैसा कहाँ से लाएगा? सीधी सी बात है, बिजनेस से लेके आएगा। तो कभी बिजनेस से 5,000 ले आया, कभी 10,000 ले आया, कभी 2,000 ले आया, कभी कभी तो दुकान से कोई सामान ही ले गया, जो सामान दुकान में बिकता है। अगर राशन की दुकान है तो राशन ले गया, फल की दुकान है तो फल ले गया। इस तरीके से जिस चीज का व्यापार है। तो बच्चे, इन सब को ड्राइंग्स कहते हैं। याद रखना, ड्राइंग मतलब, अगर मैं यूं कहूं, एक बिजनेस है, शुरू में तो होता ही नहीं है उसके अंदर कुछ भी, सब सपना होता है। सपने में पहले आता है, सपने में भी सोते नहीं, जागते, यार मैं यहाँ एक ऐसा बिजनेस करूं तो कैसा रहेगा। उस बिजनेस में जब मालिक पैसा लगाता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? पूंजी। क्या बोलते हैं? पूंजी। ठीक है, पूंजी। और बच्चे, जब वो पूंजी को घर निकालता है, घर लेके जाता है, यानी बिजनेस से निकाल के ले जाता है, उसको कहते हैं आहरण। लेकिन घर के ले जाना है। देखिए, बिजनेस से पैसा बिजनेस के काम भी जा सकता है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं बिजनेस से पैसा अपने घर ले गए, बल्कि यूं कर लीजिए इसको, यहाँ आहरण की बजाय यूं कर लीजिए कि मालिक द्वारा, यहाँ पे हो गया आहरण। ये लीजिए, जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाए तो पूंजी, और बिजनेस से पैसा निकाल ले, धन निकाल ले, उसको कहते हैं आहरण, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग क्या कैश में ही होता है? किसी भी तरीके से हो सकता है, कैश में, कोई संपत्ति में,
और इसी तरह से कोई माल में, किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट है लायबिलिटी, दायित्व। क्या होता है दायित्व? व्यवसाय ने जो बाहर वाले व्यक्तियों का पैसा देना है वो दायित्व होता है। आज की तारीख में, आज की तिथि पर जो भी पैसा देना बाकी रह गया किसी का, वो दायित्व है। किसी से हमने उधार माल खरीदा, हमने कहा थोड़े दिन में दे देंगे, ये हमारी लायबिलिटी है। किसी से लोन ले लिया, हमने कहा दे देंगे जी, ये हमारी लायबिलिटी है। किसी कर्मचारी की सैलरी है, टाइम पर नहीं दे पाए, हमने कहा रुक जाओ थोड़े दिनों बाद दे देंगे, ये हमारे लिए लायबिलिटी है। तो जो भी हमने बाहर वालों का देना है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटीज आर डेट्स, लायबिलिटीज देयताएं, देना है, देयताएं। दे आर अमाउंट्स, ये वो राशियां हैं ओड टू क्रेडिटर्स, जो लेनदारों को दे हैं। बच्चों मैं आपको टर्म्स करवा रहा हूँ, बेसिक टर्म्स। थोड़ी दिक्कत आएगी, कारण क्या है, जैसे अभी मैं आपको लायबिलिटी करवाने लगा और लायबिलिटी करवाते करवाते एक क्रेडिटर्स आ गया और अभी मुझे क्रेडिटर्स भी बताना है, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आप कहोगे सर आप ये करा रहे हो, इतने में ये नया शब्द आ गया मेरे लिए। बिल्कुल शुरू में थोड़ा सा, लेकिन अभी ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा 1 या 2 लेक्चर में जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो जो भी हमने बाहर वालों का देना है वो हमारे लिए लायबिलिटी। वैसे लायबिलिटीज को 2 भागों में बांट सकते हैं, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, आंतरिक देयताएं। एक व्यवसाय में शुरू में कुछ भी नहीं होता ही नहीं है बिजनेस। सबसे पहले मालिक सपने देखता है, वो भी जागते हुए, और फिर उसमें पूंजी लगाता है, उसको कहते हैं कैपिटल। अगर मालिक ने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं तो ये व्यवसाय की जिम्मेवारी है, व्यवसाय का दायित्व बनता है कि एक दिन मालिक के 5 लाख रुपए वापस मिले। भाई आप किसी बिजनेस में पैसा लगाओगे तो क्या सोच के लगाओगे कि मैं 5 लगाऊंगा तो मेरे को 3 लाख मिले? ऐसा हो जाता है? 3 क्या, कई बार तो 1 लाख भी वापस नहीं मिलता। पर सोच देखिए उस व्यक्ति की जिसने लगाया था, उसने ये सोचा था व्यवसाय कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा कमाऊंगा, 5 लाख के 50 लाख होंगे, है कि नहीं? तो एक व्यवसाय की जिम्मेवारी है कि उनको मालिक को देगी। बच्चों हम इस लायबिलिटी को लायबिलिटी नहीं मानते। ठीक है, हमने लायबिलिटी समझाने के लिए समझा दिया, ये इंटरनल है वो एक्सटर्नल है। ज्यादातर हम लायबिलिटी की बात बाहर वालों को देने वाले पैसे की ही करते हैं, लायबिलिटी का ये। वैसे कह दिया है कि लायबिलिटी 2 प्रकार के इंटरनल। तो इंटरनल में है जैसे फॉर एग्जांपल, इजी समझते हो, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए कैपिटल, ये कैपिटल किसकी होती है? मालिक की। और दूसरा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट समझ लीजिए कि जैसे एक ये मैंने एक छोटा सा जग बना दिया, मटका बना दिया, कुछ भी समझिए, उसमें कुछ चीज इकट्ठी कर रहे हैं, पहले 1 साल किया, फिर अगले साल कुछ और डाला, कुछ और डाला, ऐसे करके कर रहे हैं, ये कहते हैं एक्युमुलेटेड। जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख प्रॉफिट कमाया, एक में से हमने 50,000 रुपये प्रॉफिट इसमें रख दिया और 50 को अपने काम में, अपने खर्चे में, अपने घर के काम के लिए यूज कर लिया, तो हमारे पास तो 50 ही रहा ना। अगले साल 2 कमाया, 2 में से 1 लाख रुपया और लगा दिया इसमें, यहाँ रख लिया और 1 लाख घर ले गए, तो देखिए हमारे पास 1.5 लाख इकट्ठा हो गया। तो इस संचित लाभ का मतलब है जो लाभ मालिकों ने, स्वामियों ने अब तक बांटे नहीं है, बांट के घर नहीं ले गए, बिजनेस में ही पड़े हैं, तो वो भी तो पूंजी का ही हिस्सा हो गए, क्योंकि घर से लाए थे तो पूंजी लाए थे। अब इससे कमा के चाहो तो घर ले जाओ, चाहो तो इसको यूं का यूं रहने दो, तो हो गया ना, ये भी तो पूंजी का पार्ट। तो ये आपकी इंटरनल लायबिलिटीज, यानी मालिक को देना है। अब हम आते हैं पॉइंट पर, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बाह्य देयताएं। बाह्य देयताएं वो देयताएं होती हैं, वो देना होता है जो हमने व्यवसाय से बाहर वालों का देना होता है। और कौन सा? जो अभी दिया नहीं जा सका है। किसी से 1 लाख लिए थे, 1 लाख उल्टे दे दिए, तो अब बताओ वो लायबिलिटी है कि नहीं? किस बात की लायबिलिटी? हो गई खत्म। किसी के देने रह रहे हैं, हाँ लायबिलिटी। 1 लाख थे और अब 70,000 दे दिए, 30,000 बाकी, ये 30,000 लायबिलिटी, 70,000 लायबिलिटी नहीं। ठीक है बच्चों, इसमें आ गया क्रेडिटर्स।
अभी फिलहाल के लिए लेनदार समझ लीजिए। जिन लोगों ने हमसे पैसा लेना है, यानी जिन्होंने हमें माल बेचा था उधार और हमने उनका पैसा अभी नहीं दिया है, वो मेरे लिए लेनदार है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक तो आप जानते हो, बैंक में पैसा, पर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या आता है? ओवरड्राफ्ट बैंक अधिविकर्ष कहते हैं इसको। बच्चों, व्यापारियों को बैंक एक सुविधा देता है। व्यापारी माने जो बिजनेस करते हैं, वो कहता है सर कभी कभी थोड़े बहुत पैसे कम पड़ जाए तो आपको हम एक लिमिट दे देते, इतने पैसे आप निकाल लिया करो। मतलब जैसे मान लीजिए आपके हमारे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े और आपको 1 लाख की जरूरत पड़ गई, तो बैंक कहता है कोई बात नहीं, 1 लाख निकाल लिया करें एक्स्ट्रा भी, 10 की जगह 11। लेकिन बैंक कहता है जैसे ही आपके पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे, हम 1 लाख रुपए भी निकाल लेंगे अपने जो आपको दिए थे, और जितने दिन बाद देते हो वो जो बीच का गैप आ गया उसका हम ब्याज ले लेंगे आपसे। तो इस तरीके से बैंक को भी 2 पैसे का फायदा हो जाता है और व्यापारी को तो फायदा है ही है, क्योंकि व्यापारी तो कई बार ब्याज पे भी पैसे उठाता है, क्योंकि उसको कभी कोई अच्छा सौदा मिल रहा हो तो थोड़ा बहुत ब्याज दे के भी उसे नुकसान नहीं होता। तो ये थी हमारी लायबिलिटी। और लोन, लोन बैंक से लिया, किसी व्यक्ति से लिया, संस्था से लिया, तो ये सब हमारी एक्सटर्नल, इन्हीं को देयता का है जो हमने देना है। एक लाइन में कहें तो संस्था ने जो किसी बाहर के व्यक्ति का अभी पैसा देना बाकी है वो लायबिलिटी है। अब ये लोन भी, सॉरी लोन कह रहा हूं, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को फिर आगे 2 भागों में बांट दिया। मैंने बताया ये तो हम लायबिलिटी में काउंट ही नहीं करें। जब भी मैं आगे लायबिलिटी बोलूंगा तो इसको नहीं कहूंगा। लायबिलिटी का मतलब बाहर वालों का। अब इसको 2 भागों में बांट दिए। पहले इस भाग को पढ़ते हैं, दिस इज करंट लायबिलिटी। क्या है? करंट। और अगर ये करंट है तो दूसरी का नाम है नॉन करंट लायबिलिटी। वो करंट लायबिलिटी, ये नॉन करंट। नॉन करंट को लॉन्ग टर्म भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। तो दीर्घकालीन या गैर चालू दायित्व। पहले इसको करें या उसको करें? पहले इसको करते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? वैसे ठीक रहेगा वहीं से चालू करना। करंट लायबिलिटी होते हैं ऐसे दायित्व जो व्यवसाय को प्राय 1 वर्ष के अंदर भीतर चुकाने होते हैं, जो तुरंत चुकाने होते हैं। तुरंत का मतलब ये नहीं कल, तुरंत का मतलब 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने, 1 साल। तो जो 1 वर्ष के अंदर बाहर वालों का जो दायित्व चुकाना है वो करंट लायबिलिटी है। और जो 1 वर्ष से बाद में चुकाना है, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, वो करंट नहीं है। तो क्या बन गया हो? नॉन करंट लायबिलिटी। अब ये बताइए क्या कभी नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी बनेगी? हाँ बनेगी ना। 5 साल के लिए लोन लिया तो क्या बना वो, करंट या नॉन करंट? नॉन करंट। एक कम रह गया, नॉन करंट। एक कम रह गया, नॉन करंट। एक नॉन करंट, नॉन करंट। लेकिन अब 1 साल रह गया। अब तो जब वो 1 साल या 1 साल से कम रह जाए, 10 महीने, 11 महीने जब भी रह जाए, तो वो आपका करंट की श्रेणी में चला जाएगा, क्योंकि वो 1 साल के अंदर चुकाना है। तो नॉन करंट भी करंट बन जाता है। ठीक है। अब इसमें करंट लायबिलिटी कौन सी है जो 1 वर्ष के अंदर चुकानी है? क्रेडिटर्स। जिन व्यक्तियों से उधार माल खरीदा है, क्या कहा होगा आपने? भाई साहब मुझे उधार माल दे दीजिए। क्या सोचा होगा उसने कि 2 साल में दे दोगे मेरे पैसे? कहाँ के 2 साल? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, यही तो होता है। तो क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म होते हैं, इनको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से पैसा निकालो। बैंक से ओवरड्राफ्ट, बैंक से लोन तो होता है एक टाइम पीरियड का, 1 साल, 2 साल, 3 साल। लेकिन ओवरड्राफ्ट होता है जी जैसे ही पैसे आ जाएंगे आप हमारे पैसे उसमें से एडजस्ट कर लेना। ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक बिल्स पेबल, ये बेटे क्रेडिटर्स से बनता है कि जब क्रेडिटर्स के हमने पेमेंट करनी होती है और हम कहते हैं जी मुझे 3 महीने, 4 महीने का वक्त दे दीजिए, तो कई बार जिस व्यक्ति ने हमसे पैसे लेने हैं वो व्यक्ति हमसे साइन करवाता है, लिखो आज से 3 महीने बाद हमारे पैसे दे देना। तो जब मैं लिख के दे देता हूं तो वो मेरा बिल्स पेएबल हो जाता है। हालांकि जिन्होंने लिखवाया उनके लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाता है, मेरे लिए बिल्स पेएबल हो जाता है। और अगला नाम है शॉर्ट टर्म लोन। नाम से ही क्लियर है, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब जो बहुत जल्दी देना है, 1 साल से कम। अब हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए, जैसे लॉन्ग टर्म लोन या डिबेंचर्स,
डिवेंचर आपके लिए नया शब्द है। कंपनी सुनी है आप बच्चों ने? कंपनियां जो पूंजी इकट्ठी करती हैं ज्यादातर वो शेयर से इकट्ठी करती हैं, यानी लोगों से पैसा लेती है और उसको बोलती है लो आप शेयर लीजिए, हिस्सा लीजिए, वो शेयर कैपिटल होती है। अब कभी कभी कंपनी को पैसे की और जरूरत पड़ जाती है तो वो लोगों से उधार भी लेती है। तो ऐसे में जब वो उधार लेती है तो उनको एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि भाई 100 रुपए का एक है ऋण पत्र कहेंगे, डिवेंचर, ये ले लीजिए, 100 रुपए हमें दे दीजिए, और उस पर रेट लिखा होता है 10%, 15%, जो भी रेट लिखा उस रेट से उनको ब्याज मिलेगा वार्षिक, सालाना। तो ये डिवेंचर्स है। तो डिवेंचर अक्सर साल से ऊपर के होते हैं, कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ गई। क्लियर हो गया? अब हम आगे चलेंगे। चलिए 8th पॉइंट, एसेट्स, संपत्तियां। संपत्तियां क्या होती है? वो सारी वस्तुएं जिन पर व्यवसाय के मालिक का अधिकार, स्वामित्व होता है, उन्हें हम व्यवसाय की संपत्तियां कहते हैं। देखिए, व्यवसाय की प्रत्येक वस्तु जिन पर व्यापार का स्वामित्व होता है, संपत्तियां कहलाती हैं। जो भी व्यवसाय की हैं, मालिक की हैं, वो संपत्तियां होती हैं। यानी उन्हें वो रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं और बेच सकते हैं। एक प्रोफेसर आर.एन. एंथनी ने परिभाषा दी है, एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, ओन्ड बाय ए बिजनेस, जो व्यवसाय ओन्ड बाय ए बिजनेस, जो व्यवसाय के जिन पर स्वामित्व होता है, विच आर एक्वायर्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट। विच आर एक्वायर्ड, जो प्राप्त की जाती हैं, ग्रहण की जाती हैं, एक्वायर्ड, और कंट्रोल्ड या नियंत्रित की जाती है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के द्वारा, संस्था द्वारा, एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट, जिस मनी कॉस्ट जिसको माप सकते हैं, मेजरेबल, मापने लायक। तो देखिए, संपत्तियां वो मूल्यवान साधन है जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व है तथा जिन्हें मुद्रा में, मेजरेबल मनी कॉस्ट, मुद्रा में मापी जाने वाली लागत पर प्राप्त किया गया है। ठीक है? जिन चीजों पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें किसकी हैं? व्यवसाय की। हाँ, अगर इनमें से कोई चीज आपने किराए पे ली हुई है, जैसे कि आपने बिल्डिंग ही किराए पे ली हुई है, तो क्या बिल्डिंग आपकी एसेट्स है? नहीं, ये आपकी नहीं है। तो इस तरीके से आपका उन पर स्वामित्व भी होना जरूरी है। ठीक है? ये था। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स। ये समझ लिया एसेट्स। अब एसेट्स होती कैसी कैसी हैं? जैसे हमने लायबिलिटीज की थी, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं, फिक्सिशियस और नॉमिनल एसेट्स होती हैं। नॉन करंट एसेट्स, ये देखिए करंट के बाद नॉन करंट बना है। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? जिसको गैर चालू संपत्तियां कहते हैं। इन्हें व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए खरीदा जाता है। बिजनेस है आपका, मान लीजिए आटे की चक्की लगा लीजिए, आटा मिल, फ्लोर मिल, ठीक है, फ्लोर मिल है, तो आप गेहूं खरीदोगे और उसका आटा बना के बेचोगे, लेकिन उसके लिए आपको बड़ी सी मशीन भी तो खरीदनी पड़ेगी, तो जो जमीन भी लेनी पड़ेगी, बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी, मशीन्स भी खरीदनी पड़ेगी। क्या वो बेचने के लिए खरीदी? नहीं, वो उस व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और तो और हमें फर्नीचर भी जरूरत पड़ेगा, कोई सप्लायर आएगा, कोई कस्टमर आएगा, उनको हम कहाँ बैठाएंगे? तो इसलिए इन्हें व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए खरीदा जाता है, बेचने के लिए नहीं, सुचारू रूप से चलाने के लिए। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल मशीन है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग एटसेट्रा इत्यादि। क्लियर हो गया? जो हमने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए खरीदी। अब हम चलते हैं नॉन करंट एसेट्स, फिर दोबारा दो भागों में बढ़ जाती है।
वैसे तो नॉन करंट, करंट और फैसिलिटी फिक्सिशियस एसिड्स हैं, लेकिन नॉन करंट को आगे दो भागों में बांटा जाता है, टेंजिबल एसिड्स मूर्त संपत्तियां, इनटेंजिबल एसिड्स अमूर्त संपत्तियां। ये टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल होता है मूर्त, जिनकी शक्ल होती है, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, मार्कर। अब ये मार्कर देखिए अपना एग्जिस्टेंस रखता है, जमीन में भी जगह घेर रहा है, हवा में भी जगह घेर रहा है कि नहीं? ये अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है। तो जिन्हें जिन्हें देखा छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, अर्थात जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, फिजिकल। फॉर एग्जाम्पल लैंड, मशीनरी एटसेट्रा, फर्नीचर, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब आपकी टेंजिबल एसिड्स हैं। अब दूसरी इनटेंजिबल एसिड्स अमूर्त संपत्तियां, जिनकी शक्ल नहीं होती, जो दिखाई नहीं देती। कमाल है, जो दिखती नहीं है फिर भी संपत्ति है। बड़ी हैरानी होती है इस बात को सुनकर। देखिए है ना, जिन संपत्तियों का भौतिक अस्तित्व नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, गुडविल को हिंदी में कहते हैं ख्याति। ख्याति का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस, एक व्यवसाय की प्रसिद्धि। मुझे टीवी खरीदना है, कौन सा खरीदूं? वो खरीद लीजिए, है ना उसका नाम, प्रसिद्धि की वजह। मैंने अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है, कौन से स्कूल में भेजूं? शहर में तो ये स्कूल और ये स्कूल और ये अच्छे, है ना प्रसिद्धि। तो प्रसिद्धि व्यापार में लाभ कमाने के काम आती है। तो प्रसिद्धि, गुडविल को एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स माना गया है, संपत्ति माना गया है, लेकिन इसकी शकल तो है ही नहीं, है ही नहीं। इसी तरह से पेटेंट्स, एकस्व, जो मारुति कंपनी कोई कार बना रही है, क्या उसको टाटा कंपनी या टोयोटा कंपनी या हुंडई कंपनी नहीं बना सकती? बना सकती है, वही तो बनाना है। जब ढांचा बनाने लगे तो वैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और टायर तो सबके ही चार हैं। फिर भी वो सेम इसलिए नहीं बनाते कि जिस कंपनी ने उसको बनाने में, इजाद करने में इतनी मेहनत लगाई है, वो गवर्नमेंट से एक लाइसेंस ले लेती है, पेटेंट करवा लेती है कि ये चीज़ मैंने बनाई है और मेरी परमिशन के बिना कोई भी इसे यूज ना कर सके, इसे पेटेंट कहते हैं। तो पेटेंट को दिखाई नहीं देता, गवर्नमेंट से आप लाइसेंस लेते हो, पेटेंट लेते हो, अपना पेटेंट रजिस्टर्ड करवा लेते हो, तो वो वस्तु कोई नहीं बना सकता। तो ये भी हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। इसी तरह से ट्रेडमार्क, किसी चीज को जब हम शहर में दुकान पे खरीदते हैं तो देखिए वो अनपढ़ लोग भी तो खरीदते हैं, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी। तो कई बार उस पर जो छपा होता है, जैसे कहते हैं कि रथ वनस्पति, तो उस पर रथ छपा हुआ, गगन, इसी तरह से कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो वो ट्रेडमार्क होता है जिसके द्वारा लोग उससे पहचान रखते हैं कि हाँ ये चीज मुझे खरीदनी है, ट्रेडमार्क। तो ये भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया जाता है, इस चीज को रजिस्टर्ड करवाया जाता है, और फिर वो ट्रेडमार्क कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। अब हम चलते हैं करंट एसिड्स। नॉन करंट, वही बात है, 1 वर्ष से अधिक के लिए होती है, और वैसे भी ये बेचने के लिए नहीं होती है। और करंट एसिड्स कौन सी होती है? जो माल आप, जैसे मैंने आटा मिल कहा था, तो उसमें गेहूं और उसका आटा इत्यादि, ये सारी आपकी करंट एसिड्स में है। तो देखिए, जो संपत्तियां पुनः विक्रय के लिए अथवा 1 वर्ष में रोकड़ में परिवर्तन करने के लिए रखी जाती है, जो या तो दोबारा बेचने के लिए रखी गई है, और या वो 1 साल के में रोकड़ में परिवर्तित करने में, लेकिन अभी वो एसिड्स किसी और रूप में है, लेकिन उसे हम कैश में बदल देंगे। जैसे कि देनदार, डेटर्स, जिनसे हमने पैसा लेना है, जिनको उधार बेचा है, उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने कहा जी 2-3 महीने में दे देंगे, तो 2-3 महीने के बाद हमें मिल जाएगा, तो वो हमारी करंट एसिड्स होती है, जो रोकड़ में बदल देंगे 1 साल के अंदर अंदर। बदलने को तो आप लैंड को भी बदल सकते हो 1 साल में, लेकिन सोच के बताओ, कौन सी कंपनी जो जमीन, जिस लैंड पे बिल्डिंग खड़ी करती है और फर्नीचर, मशीन वगैरह लगा के और माल बनाती है, क्या वो लैंड ही बेच देगी? नहीं, वो तो पता नहीं कितने साल तक, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक सबसे पहले खरीदेगी और सबसे अंत में जाके बेची जाएगी। इसलिए क्या है करंट एसिड? जो 1 वर्ष में रोकड़ में परिवर्तित करने के लिए रखी जाती है, जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, आप समझ लीजिए, जैसे कि
डेटर्स हो गया, माल हो गया, स्टॉक बोलते हैं जिसको, और बिल्स रिसीवेबल हो गए, जिन लोगों से पैसा मिलना है। इस तरीके से हमारे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये मैं फिर बताऊंगा इन टर्म्स को, एक एक करके आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, फिक्सिशियस और नॉमिनल एसेट्स। फिक्सिशियस, काल्पनिक या नाम मात्र की संपत्ति। काल्पनिक या नाम मात्र की संपत्ति, ये क्या है? काल्पनिक या नाम मात्र की संपत्ति क्या है? वो संपत्तियां जो रोकड़ में परिवर्तित नहीं की जा सकती है। संपत्ति है, एक तरफ तो संपत्ति कह रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसको रोकड़ में बदल ही नहीं सकते, कैश में बदल नहीं सकते, और ना ही इनसे भविष्य में कोई लाभ प्राप्त किया जा सकता है। भविष्य में इनसे कुछ लाभ भी नहीं मिलेगा। ऐसा क्या हो सकता है? जैसे कि लाभ हानि खाते का डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बाद में समझाऊंगा। डेबिट का मतलब होता है यहाँ पे लॉस, समझ लीजिए भाई। प्रॉफिट तो समझ में आ गया, लॉस, अगर लॉस हो जाए तो जब दूसरा है जैसे कि विज्ञापन का बहुत बड़ा खर्चा। जब कोई नई कंपनी स्थापित होती है तो अक्सर वो विज्ञापन पे इतना ज़्यादा खर्च करती है ताकि लोगों तक उसकी बात पहुंच सके और लोग उस वस्तु की डिमांड करें। तो कई बार वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया विज्ञापन पे। फिर किसी ने पूछा 1 करोड़, क्या ये सारा एक ही साल में इसका बेनिफिट मिलेगा? नहीं जी, हमने तो इतने बड़े बड़े साइन बोर्ड बनवाए हैं शहर के बीच में, अगले 4 साल तक लोग जाते रहेंगे, आते रहेंगे वहां से, और हमारा विज्ञापन देखते रहेंगे और हमारी मशहूरी होती रहेगी। तो इसका मतलब हुआ ये विज्ञापन का खर्चा अगले 4 साल तक यूज होगा। तो जो भी 1 करोड़ खर्च किया उसका 25 लाख रुपया तो इस साल का खर्चा मान लेंगे। तो बाकी कितना बच गया? 75 लाख। तो 75 लाख जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक उसको एसेट्स के रूप में रखा जाता है और उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाद में। तो वो आपका फिक्सिशियस या नाम मात्र की संपत्ति, नाम की संपत्ति कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब अगले एक लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।